अब्दुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अरेस्ट, यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में अरेस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत अहमियत का हामिल है। इसके बारे में क्या चीज हम इसमें देखेंगे, हमारा क्रिमिनल लॉ इसको क्या डील करता है, किस तरीके से डील करता है, अरेस्ट के पीछे बेसिकली सेंस क्या होती है। तो हम जो है ये सारी चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे। यानी कि आप ये समझें कि अगर आपने ये लेक्चर सुना होगा तो अरेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन और सेंस कभी भी आपसे पूछ ली जाए तो आपको सारी चीजें वाज़ेह होंगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको मैंने जनरली भी डील किया है, सेक्शन की लैंग्वेज से हट के भी, ताकि हमें पता चले कि इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें आता है अरेस्ट। इट इज अ कर्टेलमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है मैंने, कर्टेलमेंट, कर्टेलमेंट का मतलब होता है किसी चीज को रिड्यूस करना, यानी कि फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करना, रिड्यूस करना। इट इज अ कर्टेलमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी कि जब हम हमारा ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, बट हमारी अपनी ही करतूतों की वजह से बाज दफा हमारा ये जो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है, हमारा जो फ्रीडम का राइट है, ये रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो जो अरेस्ट का कॉन्सेप्ट है उर्दू में इसे हम कहते हैं गिरफ्तार करना। तो हमारा जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो वाला राइट अरेस्ट की वजह से इन्फ्रिंज होता है। इट आल्सो मीन्स सबमिशन टू लॉ बाय वर्ड्स, यानी कि इसका मतलब ये भी होता है कि एक शख्स जो है वो सर तस्लीम खम कर देता है, सबमिट कर लेता है, सबमिशन कर लेता है और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। तो यहाँ पर बेसिकली दो कंसेप्ट आते हैं। दोनों कंसेप्ट ही बड़े जो है वो नोटिसेबल हैं हमारे लैंग्वेज ऑफ लॉ में भी और हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर, कि एक होता है पुलिस का गिरफ्तार करना। तो उस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से डील कर सकते हैं, वो तो हो गई हमारी कर्टेलमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। लेकिन एक शख्स है जिसने अगर कुछ किया तो उसने खुद अपने आप की अपनी गिरफ्तारी दे दी, तो उसको हम ये कहते हैं कि उसने क्या किया, सबमिशन टू लॉ। उसने सबमिशन टू लॉ कर लिया, अपने आप को खुद ही जो है वो कानून के सामने पेश कर दिया। ये हमने विजुअल भी अंदर ऐड किया जिससे ये वाजे हो रहा है, ठीक है जी, कि पुलिस दिखाई हुई है और गिरफ्तारी कर रही है। अब उसके बाद दूसरी स्लाइड है मेरी, उसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट कुछ ऐड किए हैं जो कि अरेस्ट को डील कर रहे हैं। सो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अरेस्ट क्या है? To arrest a person is to deprive him of his liberty by some lawful authority for the purpose of compelling his appearance to answer a criminal charge or execution। यानी कि समझने की बात क्या है कि हमने इसकी आजादी को डिप्राइव कर दिया, ठीक है, कर दिया, वो बात समझ लगती है, बट अरेस्ट करने का कहा किसने? कोई लॉफुल अथॉरिटी थी ना। ऐसे तो नहीं ना किसी को कह दिया कि इसको उठा के ले आओ। तो क्या था कि लॉफुल अथॉरिटी। सबसे पहले हमारा मेन कॉन्सेप्ट पॉइंट क्या है? टू अरेस्ट अ पर्सन इज टू डिप्राइव हिम ऑफ हिज लिबर्टी बाय सम लॉफुल अथॉरिटी। मतलब ऐसे नहीं कि किसी को किसी जैद बकर ने कहा कि उठा के ले आओ, एक लॉफुल अथॉरिटी है, बकायदा तौर पर उसकी तरफ से वारंट आए हैं, बताया गया है, तो उसे वहां से पकड़ा गया फॉर द पर्पज ऑफ कंपेलिंग हिज अपीयरेंस। अब अरेस्ट का मोटिव क्या है वो इसके अंदर ऐड है, कि उस शख्स को कंपेल करना कि भाई अपीयर हो कंपिटेंट अथॉरिटी के सामने और आंसर करो वो क्रिमिनल चार्ज को जो कि तुम पे लगाया गया है। या एग्जीक्यूशन के मामला में कि अगर अदालत के अंदर ट्रायल चल रहा है तो उस सिलसिले में आपको बुलाया गया है, तो हाजिर हो। तो ये जो एक इतना सा पैराग्राफ है इसके अंदर कई चीजें ऐड हो चुकी हैं, कि अरेस्ट कौन करेगा, एक लॉफुल अथॉरिटी होगी। मकसद क्या है अरेस्ट का? पर्पस ऑफ कंपेलिंग हिज अपीयरेंस टू आंसर अ क्रिमिनल चार्ज और एग्जीक्यूशन। विजुअल में भी दिखाया गया है। अरेस्ट फॉर अ वुमेन। अब जो ऑफेंस कमिट करने वाला जरूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ मेल ही हो, वुमेन की तरफ से भी तो ये काम हो सकता है ना कि उसने कोई ऑफेंस क्रिएट किया हो, कोई ऑफेंस कमिट किया हो। तो क्या वुमेन की गिरफ्तारी या उसका अरेस्ट भी इसी तरीके से होगा जिस तरह से मेल का होता है?
तो आइए देखते हैं कि वुमेन की गिरफ्तारी किस तरीका से होती है। No woman can be kept in police station, particularly in evening, unless where arrangements of lady police station is made। तो कहने का मकसद ये है कि वुमेन को किसी पुलिस स्टेशन में इस तरह से नहीं रखा जा सकता जैसे बेधड़क मेल्स को रख लिया जाता है। खासकर बात हुई इवनिंग के टाइम में। और अगर किसी वुमेन को पुलिस स्टेशन में रखना भी है तो वहां पर लेडी पुलिस स्टेशन यानी कि किसी लेडी की जरूरत है, या कोई ऐसा पुलिस स्टेशन जो खवातीन के मामला को ही डील करता हो या इस सिलसिले में उससे ज्यादा कॉम्पिटेंट समझा जाता हो, तो फिर मामला उसको रेफर कर दिया जाएगा। अब देखिए, इस विजुअल में दिखाया गया है, ये आपके सामने कि एक वुमेन को अरेस्ट एक वुमेन यानी कि लेडी ही कर रही है। तो वुमेन को जो अरेस्ट करने का वो तरीका ये है कि लेडी का होना जरूरी है। अच्छा जी, अब अरेस्ट के अंदर एक और अहम मुद्दा जो है वो डिस्कस किया जाता है कि अरेस्ट करने में कितनी फोर्स दरकार होती है। तो ये उसी का जो है वो हमें जवाब देगा ये वाली स्लाइड। वेयर ऑफेंडर रन्स अवे, no necessary power can be used to stop or arrest him, reasonable force can be used। अब एक बात अपने माइंड में रख लें कि अरेस्ट का मतलब हरगिज नहीं है कि आप किसी शख्स को पकड़ते ही मार धाड़ करना शुरू कर दें या फिर फिजिकली तौर पर उसको इस तरह से जो बाउंड करना या कन्फाइंड करना कि उसके लिए तकलीफ का बाइस बने। कहने का मकसद ये यहाँ पर इवन ये भी लिखा हुआ है कि अगर ऑफेंडर जो है यानी कि जो ऑफेंस करने वाला है वो भाग भी जाता है या आप इस तरह से है कि वो भाग रहा है आप उसके पीछे हैं, तो उसको स्टॉप करने के लिए अननेसेसरी पावर यूज ना करें। मतलब जैसे वो भाग रहा है तो आपने डायरेक्ट पिस्टल निकाली और दे फायर पे फायर, ऐसे नहीं। कोशिश करें कि आपको पता चले कि अगर इसकी स्पीड इतनी है तो कोई ऐसा पर्सन उसके पीछे लगा दिया जाए पुलिस में से जिसकी स्पीड उसको ओवरटेक कर सके, ठीक है, उसको सुपरसीड कर जाए, ठीक है, वो कोशिश करें। या अगर वो भाग रहा है तो पुलिस गाड़ी पे हो जाए, तो ये फायर वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। कोशिश ये करें कि जितना मुमकिन हो सके एहतियात के साथ उस शख्स को पकड़ने की कोशिश की जाए, ठीक है। ये इसमें पहली चीज आती है। अब इसकी एग्जांपल है कि वियर इन्फ्लिक्शन ऑफ स्टिक इज सफिशिएंट, फायर कैन नॉट बी यूज्ड। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर एक सोटी या उस सोटी के यूज से उसकी इन्फ्लिक्शन सफिशिएंट तस्वुर की जाती है तो आग लगाना वहां पे जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि इतने एक्ट से ही हम उसको पकड़ सकते हैं, तो काफी है कि आप उसी फोर्स को यूज करें ना कि सीवियर फोर्स की तरफ जाएं। तो एग्जाम्पल बड़ी जबरदस्त है, इसको एक बार और नोटिस कर लें, कहीं लिखनी पड़ जाती है कि वियर इन्फ्लिक्शन ऑफ स्टिक इज सफिशिएंट, फायर कैन नॉट बी यूज्ड। अब देखें, इस विजुअल में उसने जस्ट उसके हाथों को, जैसे अक्सर हमारे यहाँ पे गिरफ्तार करने का तरीका तो जरा मुख्तलिफ है, लेकिन जो इंग्लिश लॉ है उसमें यह है कि जब किसी शख्स को गिरफ्तार करना है तो उसके दोनों हाथ बाजू जो है पिछली साइड पे कर दिए जाते हैं, उसको बो करवाया जाता है कि वो घुटनों के बल बैठ जाए, ठीक है जी। तो ये सिचुएशन होती है। अच्छा, उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड है जो बात करती है नेचर ऑफ जुरिस्डिक्शन, यानी कि हम अरेस्ट तो कर रहे हैं, उसमें नेचर ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या हो सकती है, तो वो देख लेते हैं। टेरिटोरियल jurisdiction of police extends to any corner of Pakistan when offender escapes or run away। अब कहने का मकसद यहाँ पर बड़ी सोच तलब और बड़ी समझने वाली बात है कि हमारे थाने की जो हदूद होती है ना वो बहुत मैटर करती हैं। जब आप किसी भी ऑफेंस से रिलेटेड एफआईआर पढ़ते हैं तो उसके ऊपर बकायदा तौर पर एक खाना है जहाँ पे थाने की जुरिस्डिक्शन के बारे में बकायदा तौर पर बताया जाता है कि ऑफेंस इधर हुई तो इससे रिलेटेड थाना ये बनता है। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, एक मफरूर शख्स के बारे में है कि ऑफेंडर जो कि एस्केप कर जाए या कि रन अवे हो जाए, तो फिर आप इसकी जुरिस्डिक्शन को कैसे डील करेंगे, थाने की जुरिस्डिक्शन कौन सी होगी। तो क्या एक थाने से दूसरे थाने तक अप्रोच हासिल करने के लिए यही डीलिंग्स होती रहेंगी। तो कहने का मकसद उन्होंने वाजे कर दिया कि अगर ये मामला चल रहा है तो फिर इस सिलसिले में ये चीज बनती है
के उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो एक्सटेंड हो जाएगी। एक्सटेंड कहाँ तक हो जाएगी? एक्सटेंड टू एनी कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ऑफेंडर जो है वो मफरूर है, वो भागा हुआ है। अच्छा जी, अब एक शख्स अरेस्ट हुआ। अरेस्ट होने के बाद उससे कुछ अशिया हमारे सामने आती हैं। वो पेरिशेबल भी हो सकती हैं, वो उसकी यूजेबल भी हो सकती है, वो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकती है। तो उनको हमने कैसे से ट्रीट करना है? व्हेन ऑफेंडर इज एप्रीहेंडेड। अब एप्रीहेंडेड का जो वर्ड है, ये एक मतलब इसका खदशात या खतरात भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है अरेस्ट करना। तो ये माइंड में रखिए कि यहाँ पर एप्रीहेंडेड का वर्ड भी अरेस्ट करने के लिए यूज हुआ है। व्हेन ऑफेंडर इज एप्रीहेंडेड, हिज थिंग्स ऑफ कॉमन यूज सच एज रिस्ट वॉच, मनी, व्हीकल्स etc आर केप्ट अंडर कस्टडी सो दे कैन नॉट बी डैमेज्ड। अब किसी शख्स जो कि ऑफेंडर है, ठीक है, अभी तो फिलहाल हमने उसे ऑफेंडर कहा, लेकिन वो इल्जाम के जेर असर है, जरूरी तो नहीं है कि उसने उसी शख्स ने वो जुर्म किया। तो अब अगर किसी का स्टेटस मशकूक है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी जो चीजें हैं उसको आप ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे वो यूजेबल चीजें ही ना हो किसी की। तो उससे आपने जो चीजें बरामद की हैं बाकायदा तौर पर उसकी एक लिस्ट लगती है, और एक लिस्ट में वन बाय वन उसका अंदराज किया जाता है कि भाई हमने इस तरह से किया और इस शख्स के पास से ये चीजें निकली हैं, और वो कैप्ट कर ली जाती हैं, उसकी स्पुर्दारी कर ली जाती है। और जिस तरह से आप विजुअल में देखें तो छोटी मोटी चीजें यूजेबल वो निकली हैं। अच्छा, इसके साथ अब मैंने यहाँ पर जो हमारी अरेस्ट से रिलेटेड हमारी जो डिक्शनरी थी वो भी ऐड कर दी है कि हमने क्या क्या इसके अंदर वर्ड्स यूज किए हैं, ताकि एक तो वहां पे तो जो आपने यूज किया, ये से सुना या समझा, वो तो अलग बात है, लेकिन अगर कहीं आपको भी ये वर्ड्स यूज करने हो तो आपको आइडिया हो कि इनके मीनिंग्स क्या हैं। तो सबसे पहले हमारा जो वर्ड था वो कर्टेलमेंट था। ठीक है, उसके मीनिंग्स मैंने आपको पहले भी काफी वाज़ेह तौर पर बता दिया, लेकिन यहाँ पर भी इसके लिए देख लें। द एक्शन और फैक्ट ऑफ रिड्यूसिंग, ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग समथिंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इन्फ्लिक्शन। ही एक्शन ऑफ इन्फ्लिक्शन, यहाँ पे ही नहीं है ना, द एक्शन ऑफ इन्फ्लिक्शिंग, इन्फ्लिक्टिंग यानी कि समथिंग अनप्लेजेंट और पेनफुल और समवन और समथिंग, कि किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल कि उसका इस्तेमाल पेनफुल भी है, अनप्लेजेंट भी है, और किसी चीज के लिए, किसी शख्स के लिए, तो ये इन्फ्लिक्शन है। यहाँ पर ये वर्ड जो है ही एक्शन नहीं है, द एक्शन ऑफ इन्फ्लिक्टिंग समथिंग अनप्लेजेंट और या फिर पेनफुल ऑन समवन और समथिंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है द रिपीटेड इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन। यहाँ पर उसी का बताया गया है कि ये क्या मतलब है इसका। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एप्रीहेंडेड। मैंने ऊपर भी आपको बता दिया, यहाँ पर भी देख लें, खुद वर्ड्स नोट कर लें। अरेस्ट समवन फॉर अ क्राइम, a warrant was issued but he has not been apprehended। इससे मुराद ये लिखा हुआ है कि वारंट तो इशूड हुए थे बट वो शख्स अरेस्ट नहीं हुआ। तो अब आपको यहाँ पर कई वर्ड्स मिल गए जो कि आप जब कोई इसको एलेबोरेट करना चाहें तो आप ये यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।